जय हिंद मेरे नौजवान साथियों, मैं सौरभ कुमार सौरभ स्टडी सेंटर के इस चैनल पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। मेरे दोस्त, आज से हम लोग क्लास 10th साइंस की शुरुआत कर रहे हैं और साइंस में आज हम शुरुआत करेंगे फिजिक्स को लेकर के, और वो भी पहला चैप्टर जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मेरे दोस्त, आज के क्लास में हम लोग थोड़ा बहुत विज्ञान के विषय में जानने वाले हैं, यानी कि साइंस का इंट्रोडक्शन समझेंगे। उसके बाद प्रकाश का परावर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में जानेंगे। फिजिक्स के बारे में थोड़ा बहुत जान लेंगे। उसके बाद जो है एकदम बारीकी से चैप्टर को शुरुआत करेंगे। तो चलिए क्लास में बने रहिए पूरा फोकस के साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अधिक से अधिक लोगों के पास चैनल को शेयर कर दीजिए, ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थी मेरे साथ जुड़ सके और 2027 के बोर्ड परीक्षा में पेपर के खोपड़ी में डायरेक्ट जो है छेद कर सके। तो चलिए आज की क्लास को एकदम जबरदस्त और शानदार अंदाज में शुरू करते हैं। तो मेरे दोस्त, हम लोग साइंस पढ़ रहे हैं यानी कि विज्ञान, तो थोड़ा बहुत विज्ञान के विषय में जान लेते हैं। उसके बाद चैप्टर को शुरुआत करेंगे एकदम बारीकी से। पहले विज्ञान के बारे में थोड़ा बहुत जान लीजिए प्यारे साथियों। विज्ञान के विषय में थोड़ा बहुत जान लीजिए, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं साइंस। थोड़ा बहुत साइंस के बारे में जान लीजिए मेरे दोस्त। विज्ञान के विषय में थोड़ा बहुत जान लीजिए। देखिए यहाँ पर अगर हम यहाँ पर विज्ञान लिखे, अगर हम विज्ञान का खंडन करेंगे तो पहला जो यहाँ पर खंडन होगा यहाँ पर बी, और दूसरा आएगा यहाँ पर ज्ञान। बी का अर्थ आप समझ सकते हैं कि विशेष होता है। बी का अर्थ क्या होता है प्यारे साथियों? तो विशेष होता है। और ज्ञान का मतलब आप लोग समझते ही है, ज्ञान होता है। यानी कि विशेष ज्ञान को ही क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। किसी भी क्षेत्र में विशेष ज्ञान को ही क्या कहेंगे? हम विज्ञान कहेंगे। तो आप साधारणतः कह सकते हैं कि विशेष ज्ञान को ही क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। और मेरे दोस्त, विज्ञान के क्षेत्र में आप किसी भी तरह का कार्य कर रहे हैं तो आपके अंदर में क्या क्या जो है कैपेसिटी होनी चाहिए, ये बात भी समझ लीजिए। ये तो एकदम बच्चा वाला परिभाषा हो गया कि विशेष ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, लेकिन आप लोग क्लास 10th के विद्यार्थी है, क्लास 9th के विद्यार्थी है, तो आपको जो है किस तरह से इसको परिभाषित करना चाहिए, कैसे सोच समझ करके परिभाषित करना चाहिए, उनके बारे में समझिए मेरे दोस्त। अगर आप विज्ञान के क्षेत्र में किसी भी तरह का कार्य कर रहे हैं तो आपके अंदर में क्या क्या कैपेसिटी होनी चाहिए, ये बात भी समझ लीजिए मेरे दोस्त। आप जो है अगर विज्ञान के क्षेत्र में यानी कि साइंस के क्षेत्र में, साइंस के फील्ड में कोई भी कार्य कर रहे हैं तो सबसे पहले आपके अंदर सावधानी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि धरफड़ी में जाकर के कोई किसी भी तरह का कार्य जो है हम कर दिए। आपके अंदर में सावधानी होनी चाहिए, यानी कि डिसिप्लिन होनी चाहिए सबसे पहले। ऐसा नहीं कि हर बार में जा गए और कोई भी कार्य कोई भी प्रयोग कर दिए। सावधानी आपके अंदर में होनी चाहिए। अगर आप कोई भी कार्य कर रहे हैं तो क्रमबद्ध तरीका से करना आना चाहिए। क्रमबद्ध, अगर कोई भी कार्य कर रहे हैं तो क्रमबद्ध तरीका से करना आना चाहिए। और मेरे दोस्त, कोई भी कार्य अगर आप कर रहे हैं, कोई भी प्रयोग आप कर रहे हैं तो उस प्रयोग को जो है पूरा पूरा जो है आपको करना आना चाहिए, यानी कि आपको प्रयोग भी करना आना चाहिए। आप अगर किसी भी चीज का परीक्षण कर रहे हैं तो आपको परीक्षण एकदम अच्छा से आना चाहिए। तो प्यारे साथियों, विज्ञान के क्षेत्र में अगर आप किसी भी तरह का कार्य कर रहे हैं तो आपके अंदर सबसे पहले अगर बात करें तो सावधानी होनी चाहिए। धरफड़ी नहीं करना है, ज़्यादा औगताना नहीं है। आपके अंदर में सावधानी होनी चाहिए। क्रमबद्ध तरीके से यानी कि रेगुलर कार्य करने की आपके अंदर क्षमता होनी चाहिए। प्रयोग आपको सही सही करना आना चाहिए। परीक्षण आपको सही सही करना आना चाहिए। ऐसा नहीं कि गलत फलत तरीका से आप किसी भी तरह का प्रयोग कर दीजिएगा और वैसा जो है, देखिए साइंस के क्षेत्र में मान लीजिए कोरोना वायरस आया था, अगर उसका एंटीडोट जो है गलत तरीका से बनाया जाता, मान लीजिए कि हाल फिलहाल के लिए एंटीडोट सही साबित हो भी जाता, लेकिन कुछ दिनों के बाद अगर मान लीजिए कि उसका हानि होने लगता लोगों को, तो अब वहाँ पर साइंस के क्षेत्र में कितना ज़्यादा लोगों को जो है नुकसान पहुँचता वहाँ पर। इसीलिए अगर आप किसी भी तरह का साइंस के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं तो आपके अंदर सावधानी होनी चाहिए, रेगुलर कार्य करने की क्षमता होनी चाहिए, यानी कि क्रमबद्ध तरीका से करना चाहिए कोई भी कार्य। प्रयोग आपको सही सही आना चाहिए, परीक्षण भी आपको सही सही आना चाहिए। तो मेरे दोस्त, यहाँ से अगर हम विज्ञान का शानदार परिभाषा निकालें तो क्या कह सकते हैं कि सावधानी व क्रमबद्ध तरीके से, क्या कहेंगे? सावधानी व क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों व परीक्षणों से प्राप्त ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। देखिए कितना शानदार परिभाषा निकल करके आया कि सावधानी व क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों व परीक्षणों से, सावधानी व क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों व परीक्षणों से प्राप्त ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। कितना जो है देखिए यहाँ पर
कितना कितना अच्छा जो मतलब यहाँ पर परिभाषा निकल करके आया है कि सावधानी व क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों व परीक्षणों से प्राप्त ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। तो इतना शानदार परिभाषा आपको जो हम बता दिए। तो आपको जो है अगर आप क्लास 9th के विद्यार्थी है, क्लास 10th के विद्यार्थी है, तो स्टैंडर्ड रूप में आप याद रख सकते हैं कि सावधानी व, आपको याद रखना है सावधानी व क्रमबद्ध तरीके से, सावधानी व क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों व परीक्षणों से प्राप्त ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। यानी कि सावधानी व क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों व परीक्षणों से प्राप्त ज्ञान को क्या कहेंगे? तो विज्ञान कहेंगे। मेरे दोस्त, अगर हम फादर ऑफ साइंस की अगर बात करें, यानी कि विज्ञान के जनक की बात करें, प्यारे साथियों, फादर ऑफ साइंस यानी कि किसको जो है विज्ञान का पिता माना जाता है? फादर ऑफ साइंस। तो प्यारे साथियों, फादर ऑफ साइंस यानी कि विज्ञान के जो जनक है गैलीली और गैलीलियो को माना जाता है। गैलीली और गैलीलियो को जो है विज्ञान का जनक माना जाता है। गैलीली और गैलीलियो। फादर ऑफ साइंस की अगर बात करें तो गैलीली और गैलीलियो को जो है विज्ञान का जनक माना जाता है। इसके बाद न्यूटन आया, बहुत सारा कार्य किया, और उसके बाद जो है विभिन्न प्रकार के साइंटिस्ट आए, लेकिन साइंस का जो जनक माना जाता है गैलीली और गैलीलियो को। और प्यारे साथियों, आज हम लोग शुरुआत करने वाले फिजिक्स। थोड़ा बहुत जान लीजिए कि विज्ञान को कितने ब्रांच में बांटा गया है। वैसे हम पूरा जड़ में जाएंगे तो भूवैज्ञानिक विज्ञान होता है, बहुत तरह का विज्ञान होता है, लेकिन आपको हम उतना डीप में नहीं ले जाएंगे। जितना आपको काम आना चाहिए उतना ही हम आपको बताएंगे। पहले समझ लीजिए, देखिए विज्ञान को जो है, वैसे विज्ञान की अगर हम बात करें तो विज्ञान को जो है 3 ब्रांच में बांटा गया है। साइंस को जो है 3 ब्रांच में बांट दिया गया है। साइंस को 3 ब्रांच में बांटा गया है। सबसे पहला जो होता है आपको फिजिक्स होता है, फिजिक्स। दूसरा आपको समझना है केमिस्ट्री, और तीसरा आपको समझना है बायोलॉजी। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। अगर हिंदी में अगर हम इसको लिखें तो हिंदी में भी चलिए लिख देते हैं। फिजिक्स को कहते हैं भौतिकी, केमिस्ट्री को कहते हैं रसायन शास्त्र, और यहां पर बायोलॉजी को कहते हैं जीव विज्ञान। यानी कि भौतिकी, रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान के बारे में पढ़ना है। देखिए, तो विशेष ज्ञान को ही विज्ञान कहेंगे, ये बात आपको समझना है। सावधानी व क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों व परीक्षणों से प्राप्त ज्ञान को क्या कहते हैं? तो विज्ञान कहते हैं। फादर ऑफ साइंस की अगर बात करें तो गैलीली और गैलीलियो हो जाएगा। साइंस को कितने ब्रांच में बांटा गया है? तो 3 ब्रांच में वैसे बांटा गया है अध्ययन में सुविधा के लिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। फिजिक्स यानी कि भौतिकी, केमिस्ट्री यानी कि रसायन शास्त्र, बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान। प्यारे साथियों, फिजिक्स को भी अलग अलग ब्रांच में बांटा गया है, लेकिन क्लास 10th में अगर आप लोग हैं तो वहाँ पर आपको ब्रांच के बारे में नहीं जानना है। ओनली वन, उतना झमेला आपको अपने खोपड़ी में नहीं रखना है। फिलहाल केमिस्ट्री को कितने ब्रांच में बांटा गया है? यहाँ पर मॉडर्न फिजिक्स होता है, ओल्ड फिजिक्स होता है, अलग अलग तरह से अलग अलग ब्रांच में फिजिक्स को भी बांट दिया गया है। केमिस्ट्री को भी अलग अलग ब्रांच में बांट दिया गया है। केमिस्ट्री को 3 ब्रांच में बांट दिया गया है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री। और यहाँ पर बायोलॉजी को भी 2 ब्रांच में बांट दिया गया है, एक होता है जूलॉजी और एक होता है बॉटनी। यानी कि वनस्पति विज्ञान और यहाँ पर जंतु विज्ञान, 2 प्रकार से बायोलॉजी को भी बांट दिया गया है। तो चलिए, हम उतना विज्ञान के बारे में नहीं पढ़ेंगे, परीक्षा में तो विज्ञान के बारे में आपसे प्रश्न नहीं पूछेगा। थोड़ा बहुत हम बता दिए आपको कि यहाँ पर भौतिकी को भी अलग अलग भाग में बांटा गया है, रसायन शास्त्र को भी अलग अलग भाग में बांटा गया है। थोड़ा बहुत समझ लीजिए रसायन शास्त्र को क्या क्या में बांटा गया है। सबसे पहले रसायन शास्त्र को भी 3 ब्रांच में बांट दिया गया है। सबसे पहला होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दूसरा होता है इनऑर्गेनिक
दूसरा होता है इनऑर्गेनिक, और तीसरा होता है फिजिकल केमिस्ट्री। यानी कि कार्बनिक रसायन, अकार्बनिक रसायन और भौतिक रसायन। कार्बनिक रसायन, अकार्बनिक रसायन और भौतिक रसायन। रसायन शास्त्र को भी 3 भाग में बांटा गया है, कार्बनिक रसायन, अकार्बनिक रसायन और भौतिक रसायन। जीव विज्ञान को भी 2 भाग में बांट दिया गया है, पहला होता है जंतु विज्ञान और दूसरा होता है यहाँ पर वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान 2 भाग में जो है जीव विज्ञान को भी बांट दिया गया है। चलिए साइंस के बारे में ज़्यादा नहीं हम जानेंगे, चलिए शुरू करते हैं क्लास 10th फिजिक्स का पहला चैप्टर, जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन। तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो लीजिए। अब हम शुरुआत करेंगे क्लास 10th फिजिक्स का पहला चैप्टर, जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो चलिए हेडिंग में लगा लीजिए सबसे पहले प्रकाश का परावर्तन। सबसे पहले हम लोग साइंस फिजिक्स पढ़ रहे हैं, तो आपको जो है यहाँ पर हेडिंग में लगा लेना फिजिक्स। चैप्टर 1 के बारे में हम लोग बात करेंगे आज। चैप्टर 1 के विषय में बात करेंगे, जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का परावर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हेडिंग में सबसे पहले लगा लीजिए आप लोग। फिजिक्स के बारे में सबसे पहले समझ लीजिए। भौतिकी क्या होता है, ध्यान से यहाँ पर समझिए। देखिए, फिजिक्स का जो पिता माना जाता है न्यूटन साहब को, क्योंकि वह फिजिक्स के क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा जो है भूमिका निभाए हैं। और सबसे महत्वपूर्ण खोज अगर माना जाता है न्यूटन के बदौलत, तो वह है ग्रेविटेशन का खोज यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल का खोज। आज हम लोग जो पृथ्वी पर ऐसे खड़े हैं, यानी कि ऊपर में अगर किसी भी वस्तु को हम अगर ऐसे फेंकते हैं तो वो दोबारा हमारे हाथों में आता है। इसका खोज जो किया था यहाँ पर न्यूटन साहब किया था, सर आइजक न्यूटन साहब किया था। इसीलिए फिजिक्स का जो पिता माना जाता है, फादर ऑफ फिजिक्स को, फिजिक्स जो माना जाता है वह फादर ऑफ फिजिक्स माना जाता है यहाँ पर सर आइजक न्यूटन साहब को। 9th क्लास में हम आपको बताए थे बल तथा गति के नियम में कि किस तरह से गुरुत्वाकर्षण का खोज हुआ, किस तरह से जो है न्यूटन साहब को फिजिक्स का जनक माना जाता है। अभी उतना समय नहीं बर्बाद करेंगे, फिलहाल समझ लीजिए प्रकाश के परावर्तन के बारे में। प्यारे साथियों, एनसीईआरटी में प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन दोनों को एक साथ रखा गया है, लेकिन हम आपको अलग अलग पढ़ाएंगे। पहले प्रकाश का परावर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, उसके बाद पढ़ाएंगे आपको प्रकाश का अपवर्तन। तो सबसे पहले आपको जानना है प्रकाश के बारे में। तो प्यारे साथियों, सबसे पहले हेडिंग में लगा लीजिए प्रकाश। प्रकाश आपको हेडिंग में लगा लेना है, जिसको अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं लाइट। इसको अंग्रेजी में कहते हैं लाइट। तो सबसे पहले प्रकाश के बारे में जान लीजिए। देखिए, प्रकाश एक प्रकार का ऐसा भौतिक कारक होता है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं। मान लीजिए अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं, अभी प्रकाश है तभी हम आपको पढ़ा रहे हैं, लाइट है तभी हम आपको पढ़ा रहे हैं। लेकिन अभी अगर हम लाइट को ऑफ कर दें, जैसे देखिए अभी हम आपको लाइट को जो ऑफ करके दिखाते हैं, देखिए अभी लाइट जो ऑफ हो गया है, तो ना तो हम आपको देख रहे हैं और ना आप हमको देख रहे होंगे। तो प्रकाश जो है वैसा भौतिक कारक होता है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं। चलो लाइट को ऑन करो, और देखिए जैसे ही लाइट आया आप हमको देख रहे हैं, हम आपको देख रहे हैं। लेकिन यही लाइट फटाक से चला जाता है और ना तो हम आपको देख रहे हैं ना आप हमको देख रहे हैं। यानी प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं। अगर प्रकाश नहीं रहेगा हम वस्तु को देख ही नहीं पाएंगे। हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं आप वो भी नहीं देख पाएंगे, सिर्फ आप सुन पाएंगे कि हम क्या बोल रहे हैं, जैसे अभी आप देखे हैं। अगर लाइट गया तो कुछ नहीं, अगर लाइट है तो सब कुछ। यानी प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को क्या करते हैं, देखते हैं। प्यारे साथियों, यह बात भी आप समझ लीजिए, प्रकाश जो है चुंबक के भांति भी कार्य करता है, चुंबक के भांति भी कार्य करेगा। यह वैद्युत के भांति भी कार्य करता है, यानी कि करंट के भांति भी कार्य करता है। प्रकाश जो है एक प्रकार का तरंग के भांति भी कार्य करता है, यानी हम प्रकाश को वैद्युत चुंबकीय तरंग भी कह सकते हैं। प्रकाश एक प्रकार का वैद्युत चुंबकीय तरंग है और जिस पिंड पर पड़ता है उसे प्रकाशमान बना देता है। प्रकाश एक प्रकार का वैद्युत चुंबकीय तरंग है, जिस पिंड पर पड़ता है उसे प्रकाशमान बना देता है। ये बात आपको समझ करके रखना है। यानी प्रकाश वैद्युत के भांति भी कार्य करेगा, चुंबक के भांति भी कार्य करेगा और तरंग के भांति भी कार्य करेगा।
यानी प्रकाश एक प्रकार का वैद्युत चुंबकीय तरंग है, ये बात आपको याद रखना है। परीक्षा में कभी कभी पूछ दिया जाता है कि प्रकाश क्या है, तो एक प्रकार का वैद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं। तो चलिए हम इसका डिफिनेशन आपको लिख देते हैं, अगर आपको नोट करना है तो नोट कर लीजिए। आपको क्या लिखना है कि प्रकाश वह भौतिक कारक है, प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं, भले ही क्लास लंबा लग जाए, लेकिन हम आपको जो है एक एक बात को लिख लिख करके पढ़ाएंगे, ताकि आपको भी जो है पूरी समझ में आए। आप भी मेरे साथ जो है लिखते चलिए, कॉपी जो है फेयर बनाते चलिए, क्योंकि हम आपको यहाँ पर लिख रहे हैं कम और समझा रहे हैं ज़्यादा, और आपको बस लिखना है और समझना है ज़्यादा, ये बात समझ लीजिए। तो प्रकाश एक प्रकार का भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं। प्रकाश चुंबक के भांति भी कार्य करता है, वैद्युत के भांति भी कार्य करता है, तरंग के भांति भी कार्य करते हैं। यानी इसको हम कह सकते हैं कि प्रकाश एक प्रकार का वैद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश एक वैद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश एक प्रकार का वैद्युत चुंबकीय तरंग है, ये बात आपको समझना है। प्यारे साथियों, प्रकाश का जो चाल होता है, यानी कि स्पीड के बारे में थोड़ा बहुत भी जान लीजिए। यानी कि स्पीड ऑफ लाइट की अगर बात करें, अगर हम स्पीड ऑफ लाइट के बारे में बात करें, स्पीड ऑफ लाइट यानी प्रकाश का चाल क्या होता है। देखिए, अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल जो है अलग अलग होती है। जैसे मान लीजिए कि वायु में प्रकाश का चाल अलग हो जाएगा, कांच में प्रकाश का चाल अलग हो जाएगा, जल में प्रकाश का चाल अलग हो जाएगा। अब किस चीज में प्रकाश का चाल कितना होता है, ये हम आपको नेक्स्ट चैप्टर में यानी कि प्रकाश के अपवर्तन में बताएंगे। फिलहाल समझ लीजिए, जानकारी के लिए समझ लीजिए कि प्रकाश का चाल सबसे ज्यादा जो होता है वो होता है शून्य अथवा निर्वात में। प्रकाश का चाल आपको समझ करके रखना है, ये बात आपको अपने दिल और दिमाग के खोपड़ी में ट्रांसफर कर लेना है कि प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा निर्वात में होता है। प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा कहाँ पर होता है, तो निर्वात में होता है। अब निर्वात में होता है सबसे ज्यादा, तो कितना होता है ये बात भी समझ लीजिए। देखिए, निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है, निर्वात में अगर प्रकाश की चाल की बात करें, निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में अगर प्रकाश की चाल की अगर बात करें, तो अगर हम किलोमीटर प्रति घंटा में बात करें, किलोमीटर प्रति घंटा में अगर हम बात करें, तो किलोमीटर प्रति घंटा में 3 लाख किलोमीटर प्रति घंटा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 3 लाख किलोमीटर प्रति घंटा जो होता है यहाँ पर निर्वात में प्रकाश की चाल। निर्वात में प्रकाश की चाल जो है 3 लाख किलोमीटर प्रति घंटा होता है। अगर प्यारे साथियों इसको शॉर्ट फॉर्म में जो हम लिखने का प्रयास करें, तो हम ऐसे भी कह सकते हैं 3 इंटू में 10 टू दी पावर में 5 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पर 5 है, 8 नहीं समझ लीजिएगा। यानी कि 3 गुना में 10 के पावर 5 किलोमीटर प्रति घंटा जो है निर्वात में प्रकाश का चाल होता है। अगर मेरे प्यारे साथियों मीटर प्रति सेकेंड में अगर बात करें, मीटर प्रति सेकेंड में अगर हम प्रकाश की चाल मीटर प्रति सेकेंड में मापे, तो मीटर प्रति सेकेंड में प्रकाश की चाल क्या हो सकता है, तो 3 पर 8 को सुनना, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ पर हो गया 8। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। यानी कि 30 करोड़ मीटर प्रति सेकेंड जो है यहाँ पर निर्वात में प्रकाश की चाल होता है। मीटर प्रति सेकेंड की अगर बात करें,
इसको अगर हम शॉर्ट में लिखे तो ऐसे हम लिख सकते हैं, यानी कि 3 गुना में 10 के पावर 8 और मीटर प्रति सेकेंड यहाँ पर हो जाएगा। तो आपको याद रखना है, काफ़ी बार परीक्षा में पूछा जाता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो आपको मीटर प्रति सेकेंड में अगर ऑप्शन में रहे तो 3 गुना में 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड, अगर किलोमीटर प्रति घंटा में रहे तो 3 गुना में 10 के पावर 5 किलोमीटर प्रति घंटा। आपको याद रखना है, अपने खोपड़ी में हमेशा के लिए ट्रांसफर कर लेना है, ताकि आप भी 2027 में पेपर के खोपड़ी में छेद कर सकें। चलिए, अब इसके बाद आपको समझाइए दिया है कि प्रकाश की चाल जो है अलग अलग माध्यम में अलग अलग होता है। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। फिलहाल समझ लीजिए कि निर्वात में प्रकाश की चाल अगर मीटर प्रति सेकंड में बात करें तो 3 गुना में 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होता है, और किलोमीटर प्रति घंटा में अगर बात करें तो 3 गुना में 10 के पावर 5 किलोमीटर प्रति घंटा होता है। चलिए, अब बात करते हैं कि प्रकाश जो है गमन करती है कैसी रेखा में। तो ये बात आपको समझ करके रखना है, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करेगा। प्रकाश हमेशा, ये बात आपको समझ करके रखना है कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, सीधी रेखा में गमन करती है, गमन करती है। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करेगी, यानी कि कभी भी टेढ़ा मेढ़ा में जो है गमन कभी भी प्रकाश नहीं करेगा। यानी हम हमेशा जो अगर मान लीजिए इधर से हम टॉर्च जलाएंगे तो डायरेक्ट जो है वह सीधा रेखा में लाइट आपके पास जाएगा, न कि ऐसे ऐसे जो है तिरछा होकर के जाएगा। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, ये बात आपको समझ करके रखना है। मान लीजिए यहाँ पर कोई टॉर्च है, अगर टॉर्च से हम यहाँ पर प्रकाश जलाएंगे तो वो हमेशा ऐसे सीधा रेखा में निकलेगा, न कि जो है यह ऐसे 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 करके प्रकाश जाएगा। प्रकाश इस रेखा में कभी भी गति नहीं करेगा, जब भी करेगा यहाँ पर सीधी रेखा में गति करेगा। ये बात आपको समझ करके रखना है। चलिए, अब बात करते हैं हम लोग प्रकाश के स्रोत के बारे में, यानी कि प्रकाश का स्रोत क्या क्या हो सकता है। तो आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। अब बात करते हैं प्रकाश के स्रोत के बारे में। तो चलिए, अब बात करते हैं प्रकाश के स्रोत के बारे में। तो हेडिंग में लगाइए प्रकाश का स्रोत, प्रकाश का स्रोत। प्रकाश का स्रोत एकदम बारीकी से हेडिंग में लगा लीजिए। बस आपको कुछ नहीं समझना है, यही समझना है कि जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे हम प्रकाश का स्रोत समझेंगे। मान लीजिए मेरे अंदर से अगर प्रकाश निकले तो हम भी यहाँ पर प्रकाश का स्रोत हो गए। यहाँ पर जो लाइट चारों तरफ जो यहाँ पर जल रहा है यह भी प्रकाश का स्रोत है। अगर यही लाइट अभी बंद हो जाएगा, प्रकाश देवे नहीं करेगा, तो क्या होगा? ये प्रकाश का स्रोत कभी भी कहलाएगा? तो नहीं कहलाएगा। मोबाइल आपके सामने में जो कैमरा लगा हुआ है, यह कैमरा भी जो है कहीं ना कहीं प्रकाश का स्रोत है। इसमें भी थोड़ा बहुत लाइट जलता है, तभी हम यहाँ पर कैमरा को चला पा रहे हैं। इसमें भी स्क्रीन में लाइट है, तभी हम आपको यहाँ पर दिखा पा रहे हैं। यानी यह भी एक प्रकार का प्रकाश का स्रोत है। यानी जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश का स्रोत कहते हैं। ये बात आपको समझ करके रखना है। यानी जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश का स्रोत कहते हैं। जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश का स्रोत कहते हैं। प्यारे साथियों, प्रकाश के स्रोत को अगर बात करें तो यहाँ पर दो तरह का स्रोत होता है। प्रकाश के अगर बारे में बात करें, प्रकाश के स्रोत के विषय में अगर बात करें तो प्यारे साथियों आपको समझ करके रखना है कि प्रकाश का स्रोत जो है दो प्रकार का होता है। पहला जो होता है जिसको हम लोग कहते हैं प्राकृतिक स्रोत, प्राकृतिक, और दूसरा स्रोत जो होता है उसको कहते हैं मानव निर्मित स्रोत। प्राकृतिक स्रोत और दूसरा क्या हो गया? तो मानव निर्मित स्रोत हो गया। पहला हो गया यहाँ पर प्राकृतिक स्रोत, दूसरा क्या हो जाएगा? तो मानव निर्मित स्रोत। तो प्राकृतिक स्रोत के बारे में समझिए और मानव निर्मित स्रोत के बारे में समझिए। देखिए, प्राकृतिक स्रोत का मतलब होता है जिसे प्रकृति ने बनाया हो, जिस पर मानवों का कोई हाथ ना हो, जिसे प्रकृति ने खुद बनाया हो, उसको कहेंगे प्राकृतिक स्रोत। यानी कि प्रकृति क्या बनाया है? जो हमको प्रकाश देता है। सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत जो है वह सूर्य है। सूर्य के माध्यम से ही हम लोग
दिन में जो है मतलब वहाँ पर दिन होता है, रात होता है, तो वह किसका खेल है? तो सूर्य का खेल है। यानी कि जिसे प्रकृति ने बनाया हो। प्राकृतिक स्रोत के बारे में हम जानेंगे तो क्या समझेंगे, इधर समझ लीजिए, हम इधर से पढ़ा रहे हैं आपको। प्राकृतिक स्रोत के बारे में अगर बात करें तो जिसे प्रकृति ने बनाया हो, जिसे प्रकृति ने बनाया हो, जिसे प्रकृति ने बनाया हो उसको क्या कहेंगे? प्राकृतिक स्रोत कहेंगे। जैसे प्रकृति का स्रोत क्या क्या है? जो हमको प्रकाश प्रदान करता है, क्योंकि जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसी को हम प्रकाश का स्रोत कहते हैं। अब ध्यानपूर्वक समझिए इधर, जिसे प्रकृति ने बनाया हो उसको क्या कहेंगे? तो प्रकाश का स्रोत कहेंगे, यानी कि प्राकृतिक स्रोत कहेंगे। जैसे प्राकृतिक स्रोत क्या हो सकता है? जिसे खुद प्रकृति ने बनाया है, खुद नेचर में जो है उत्पन्न हुआ है। सबसे पहला है सूर्य, सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत ऊर्जा का कोई है तो वह है सूर्य। दूसरा अगर बात करें तो चंद्रमा भी, चंद्रमा से भी प्रकाश निकलता है। चंद्रमा यानी सूर्य और चंद्रमा जो है सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत है प्रकाश का, सूर्य और चंद्रमा। ये बात आपको समझ करके रखना है। और प्यारे साथियों, मानव निर्मित की अगर बात करें, मानव निर्मित स्रोत की बात करें तो जिसे मानवों ने बनाया हो, जिसे मानवों ने बनाया हो, जिसे मानवों ने बनाया हो उसको क्या कहेंगे? तो मानव निर्मित स्रोत कहेंगे। जैसे क्या हो सकता है मानव निर्मित में? अगर मानव निर्मित की अगर बात करें तो जैसे क्या क्या हो सकता है? तो मानव निर्मित में टॉर्च हो सकता है। टॉर्च जो है मानवों ने बनाया है, प्रकृति ने नहीं बनाया है। लालटेन हो सकता है, पुराना ज़माना में लालटेन चलता था, अब वो भी ख़त्म है। अब तो फिलहाल वर्ल्ड वार चल रहा है, तेल का काफ़ी ज़्यादा खपत हो रहा है। यहाँ पर देखिए एलपीजी गैस में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर समस्या हो गया है लोगों को। एलपीजी गैस सोने के भाव में अभी मिल रहा है, कहावत के अनुसार कहे तो सोने के भाव में। तो एलपीजी गैस ये सब जो है अभी मिल ही नहीं रहा है, बहुत मेहनत करना, बहुत यानी कि समस्या हो गया है वर्ल्ड वार के चलते में। तो टॉर्च हो गया, लालटेन हो गया। दीपक की अगर बात करें तो फिलहाल यही दीपक के काम से चलेगा। यहाँ पर अगर मान लीजिए कि सब कुछ ख़त्म हो जाए, विदेशों से जो है यहाँ पर अलग अलग कंट्री से अगर तेल आना बंद हो जाए तो अपना सहारा क्या है? हम गरीब लाचार लोगों का सहारा क्या है? यही ज़्यादा से ज़्यादा अगर बात करें तो टॉर्च और लालटेन, दीपक, यह सब तो अपने घर में रहता ही है। और लालटेन दीपक कहाँ से जलेगा? यहाँ पर तेल तो इसमें भी लगता है, लेकिन तेल यहाँ पर क्या होगा? केरोसिन तेल, सरसों तेल, किसी भी चीज़ से हम लोग जला लेंगे, और क्या है। तो टॉर्च हो गया, लालटेन हो गया, दीपक इत्यादि, मोमबत्ती, बहुत चीज़ हो सकता है इत्यादि, हम लिख देते हैं यहाँ पर। तो ये सब हो गया मानव निर्मित स्रोत, यानी जिसे मानवों ने बनाया हो। तो प्रकाश का स्रोत जो है, जिससे प्रकाश निकलता है उसको प्रकाश का स्रोत कहते हैं। प्रकाश का स्रोत दो भागों में बांटा गया है यहाँ पर, प्राकृतिक स्रोत और दूसरा है मानव निर्मित स्रोत। जिसे प्रकृति ने बनाया हो प्राकृतिक स्रोत हो गया, जैसे सूर्य और चंद्रमा। और जिसे मानवों ने बनाया है मानव निर्मित स्रोत हो गया, टॉर्च हो गया, लालटेन, दीपक इत्यादि। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं। आगे आपको समझना है प्रदीप्त वस्तु और अप्रदीप्त वस्तु। तो हेडिंग में लगा लीजिए सबसे पहले प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तु। प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तु। समझिए यहाँ पर प्रदीप्त वस्तु क्या होता है और दूसरा जो है अप्रदीप्त वस्तु क्या होता है। इस बात को एकदम बारीकी से समझिए, प्रदीप्त वस्तु और अप्रदीप्त वस्तु। देखिए, वैसा वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित करे, यानी जिससे प्रकाश निकले, उसको कहेंगे प्रदीप्त वस्तु। और वैसा वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करे उसको कहेंगे अप्रदीप्त वस्तु। सिंपल सा बात है। जो वस्तु प्रकाश उत्सर्जित करे, यानी जिससे प्रकाश निकलता हो, उसको कहेंगे प्रदीप्त वस्तु। और जो वस्तु प्रकाश उत्सर्जित नहीं करे उसको कहेंगे अप्रदीप्त वस्तु। जैसे आपके सामने में कैमरा जो लगा हुआ है, इससे भी प्रकाश निकलता है, तो यह भी क्या हो गया? प्रदीप्त वस्तु। लेकिन मेरे हाथ में यह मार्कर है, मार्कर को कोई कह दे प्रदीप्त वस्तु, क्या इससे प्रकाश निकलता है? बिल्कुल भी नहीं निकलता है। अगर प्रकाश इससे निकलता, जैसे अभी हम लाइट आपको ऑफ कर रहे हैं, मान लीजिए अभी देखिए लाइट हो गया ऑफ, अब यहां से मार्कर से कोई किसी प्रकार का जो है प्रकाश नहीं निकलता है। मार्कर में किसी भी तरह का प्रकाश नहीं निकलता है, तो यह एक प्रकार का कैसा वस्तु है? तो अप्रदीप्त वस्तु है। चलो लाइट को ऑन करो। और जब ये लाइट यहां पर ऑन हो गया तो देखिए यहाँ आपको सभी प्रकार का वस्तु दिखने लगा। यह क्या
यानी कि लाइट क्या है यहाँ पर? प्रदीप्त वस्तु। टॉर्च क्या हो गया? प्रदीप्त वस्तु। बल्ब क्या हो गया? प्रदीप्त वस्तु। यानी जिससे भी प्रकाश निकलता हो उसको क्या कहेंगे? प्रदीप्त वस्तु कहेंगे। यहाँ पर हम लिख सकते हैं प्रदीप्त वस्तु के बारे में। अगर प्रदीप्त वस्तु की अगर बात करें तो क्या लिखेंगे प्रदीप्त वस्तु के बारे में? जिससे प्रकाश निकलता हो। लिखो, जो वस्तु प्रकाश उत्सर्जित, जो वस्तु प्रकाश उत्सर्जित करे, जो वस्तु प्रकाश उत्सर्जित करे उसको क्या कहेंगे? प्रदीप्त वस्तु। जैसे क्या क्या हो सकता है? जैसे अगर हम बात करें तो क्या क्या हो सकता है प्रदीप्त वस्तु में? तो प्रदीप्त वस्तु टॉर्च, अगर बात करें तो टॉर्च से भी प्रकाश उत्सर्जित होता है। वस्तु बात हो रहा है, ऐसा नहीं कि सूर्य को उठा करके रख दीजिएगा। सूर्य का वस्तु है? सूर्य वस्तु नहीं है, वह प्रकृति का सबसे बड़ा मूलभूत यहाँ पर अपने लोग को मिला है सूर्य, जिसके सहायता से दिन होता है, रात होता है। अगर मान लीजिए कि 2 दिन अगर उगना बंद कर दे तो हम लोग का हालत खराब वहीं पर हो जाएगा। तो पहला हो गया टॉर्च। दूसरा क्या हो जाएगा? लालटेन भी एक प्रकार का प्रदीप्त वस्तु है, क्योंकि यह भी प्रकाश, इससे भी प्रकाश उत्सर्जित होता है। अब क्या कोई ज्ञानी लोग क्या कहेगा यहाँ पर कि लालटेन में जो है, लालटेन में अगर तेले नहीं रहेगा तो वहाँ पर कैसे लाइट जलेगा? हम यहाँ पर बात कर रहे हैं जो प्रकाश उत्सर्जित करे, यानी जिसके अंदर में क्षमता हो प्रकाश उत्सर्जित करने का, उन सभी वस्तु को हम कहेंगे प्रदीप्त वस्तु। यानी टॉर्च, लालटेन, दीपक, मोमबत्ती, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, सभी का सभी इत्यादि, सब का सब जो यहाँ पर प्रदीप्त वस्तु है। और हम यहाँ पर अगर अप्रदीप्त वस्तु की बात करें, अप्रदीप्त, तो वैसा वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करे। यहाँ पर क्या लिखेंगे? जो प्रकाश उत्सर्जित न करे, जो प्रकाश उत्सर्जित न करे, जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करे उसको क्या कहेंगे? अप्रदीप्त वस्तु। यानी जो वस्तु प्रकाश उत्सर्जित नहीं करे उसको क्या कहिएगा? तो अप्रदीप्त वस्तु। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पर, तो जैसे क्या क्या हो सकता है अप्रदीप्त वस्तु में? तो लकड़ी हो सकता है, कभी भी प्रकाश उत्सर्जित नहीं करेगा। पुस्तक, किताब, कागज, कुछ भी हो सकता है। कागज अगर हम कह दें यह भी प्रकाश उत्सर्जित नहीं करेगा। इत्यादि बहुत सारा चीज़ हो सकता है यहाँ पर जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है। आप अपने दिनचर्या में इस्तेमाल होने वाले बहुत सारे वस्तु को देख सकते हैं जो अप्रदीप्त वस्तु है, और कुछ वस्तुएं जो है वो प्रदीप्त वस्तु है। दिन रात आप मोबाइल के पीछे लगे हुए हैं। मोबाइल कैसा वस्तु है? तो प्रदीप्त वस्तु है, क्योंकि इससे प्रकाश निकलता है और स्किन से निकलने वाला लाइट जो होता है हमारे आँखों के लिए काफ़ी ज़्यादा हानिकारक होता है। इसीलिए जो है आप लोग मोबाइल से ज़्यादा मात्रा में दूरी बनाए रखिए। जितना काम है उतना ही इस्तेमाल कीजिए। ऐसा नहीं कि भर दिन 24 घंटा जो है मोबाइल में पड़े हुए हैं, पिक्चर देखते हैं, तो ऐसे में आपको जो है आँखों से संबंधी बीमारियां हो सकते हैं। जितना पढ़ाई आपको करना है मोबाइल से कीजिए, लेकिन थोड़ा दूरी बना करके कीजिए। ऐसा नहीं कि सो रहे हैं और मोबाइल से यहाँ पर हम क्लास भी कर रहे हैं। कुछ विद्यार्थी को देखते हैं आगे में ऐसे मोबाइल को रखेगा, ऐसे आँख क्या इतना सामने में, आप सोए रहेगा ऐसे। अरे भाई, वो आँख तुम्हारा वहीं पर भंगट जाएगा यहाँ पर। इसीलिए दूरी थोड़ा बना करके रखिए। तो प्रदीप्त वस्तु और अप्रदीप्त वस्तु जो है आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करेंगे हम लोग पारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी पदार्थ और पारभासी पदार्थ के बारे में। तो चलिए, इसको अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो लीजिए। चलिए हेडिंग में लगा लीजिए पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी पदार्थ। हेडिंग में लगा लीजिए पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी पदार्थ। पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी पदार्थ के बारे में समझ लीजिए। सबसे पहले परीक्षा में पूछा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको समझना है पारदर्शी पदार्थ के बारे में। देखिए, तो पारदर्शी पदार्थ किसको कहेंगे? सबसे पहले समझ लीजिए, पारदर्शी पदार्थ वैसा पदार्थ होता है जिनसे होकर के प्रकाश आसानी से आर पार हो सके। वैसा पदार्थ जिनसे होकर के प्रकाश जो है आसानी से आर पार हो सके उसको कहेंगे पारदर्शी पदार्थ। देखिए,
लिखना है आपको वैसा पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से वैसा पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से आर पार हो सके उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। वैसा पदार्थ जिनसे होकर के प्रकाश आसानी से आर पार हो सके उसको क्या कहिएगा? तो पारदर्शी पदार्थ। तो ऐसा ऐसा कौन सा पदार्थ है जिनसे होकर प्रकाश आसानी से आर पार हो सकता है? तो सबसे पहले अगर हम बात करें, यहाँ पर प्रकाश, तो देखिए जो कांच होता है, कांच घसा होना नहीं चाहिए। कांच जो होता है, कांच से भी प्रकाश आसानी से गुजर जाता है। कांच हो सकता है। शुद्ध जल की अगर बात करें, जिसमें धूलकण नहीं होना चाहिए, साफ साफ अंदर से आपको जो है दिख जाएगा। टॉर्च जलाइएगा तो अंदर तक जाएगा। यानी कि शुद्ध जल की अगर बात करें तो वह भी एक प्रकार का पारदर्शी पदार्थ है, शुद्ध जल। हवा भी प्रकाश का जो है, हवा, यह भी एक प्रकार का पारदर्शी पदार्थ है। इत्यादि बहुत सारा चीज हो सकता है, ये बात आपको समझ लेना है। तो जिनसे होकर के प्रकाश आसानी से आर पार हो जाए उसको क्या कहिएगा? तो पारदर्शी पदार्थ कहिएगा। आगे समझिए, दूसरा आपको समझ करके रखना है अपारदर्शी। अपारदर्शी, अपारदर्शी पदार्थ क्या होता है ये भी समझ लीजिए। जिनसे होकर के प्रकाश गुजरिए नहीं पाए, आर पार का तो मामले खत्म है यहाँ पर। जिनसे होकर के प्रकाश जो है गुजरिए नहीं पाए उसको क्या कहिएगा? तो अपारदर्शी पदार्थ कहिएगा। यानी वैसा पदार्थ जिनसे होकर के प्रकाश जो है गुजरिए नहीं पाए उसको क्या कहिएगा? तो अपारदर्शी पदार्थ। यहाँ पर हम लिखेंगे वैसा पदार्थ, वैसा पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश नहीं गुजर पाए, नहीं गुजर पाए। वैसा पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश नहीं गुजर पाए उसको क्या कहिएगा? तो अपारदर्शी पदार्थ। जैसे अगर बात करें तो लकड़ी से कभी भी प्रकाश आर पार नहीं हो सकता है। लकड़ी की अगर बात करें, लकड़ी से प्रकाश आर पार नहीं हो सकता है। धूलकण रहित अगर बात करें, धूलकण वाला जल, धूलकण वाला अगर जल बात करें तो वह भी एक प्रकार का क्या है? अपारदर्शी पदार्थ है। पुस्तक की अगर बात करें, पुस्तक, यानी आप खुद समझ सकते हैं जिनसे प्रकाश आर पार नहीं हो उसको क्या कहिएगा? तो अपारदर्शी पदार्थ इत्यादि हम यहाँ पर लिख देते हैं। और सबसे लास्ट में आपको क्या समझना है? पारभासी पदार्थ। पारभासी, पारभासी पदार्थ, पारभासी पदार्थ। पारभासी पदार्थ के बारे में आपको क्या समझना है? देखिए ध्यानपूर्वक समझिए। वैसा पदार्थ जिनसे होकर के प्रकाश का कुछ ही कण पार हो सके, यानी कि गिना जोखा थोड़ा बहुत जो है पार कर जाए, तब उसको कहिएगा पारभासी पदार्थ। यानी वैसा पदार्थ, वैसा पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश के कुछ ही कण पार कर पाए। वैसा पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश की कुछ ही कण पार कर पाए तब उसको क्या कहेंगे? तो पारभासी पदार्थ कहेंगे। अब ध्यान से समझिए, जैसे अगर बात करें क्या क्या हो सकता है, अगर हम एग्जाम्पल के रूप में बात करें, उदाहरण के रूप में आपको समझाने का प्रयास करें, तो जैसे में समझ लीजिए, जैसे में आपको समझ कर रखना है दूध। दूध भी एक प्रकार का पारभासी पदार्थ है। रक्त अगर बात करें यानी कि ब्लड भी एक प्रकार का जो है क्या है? यहाँ पर पारभासी पदार्थ है। कुहासा की अगर बात करें, कुहासा, यह भी एक प्रकार का पारभासी पदार्थ है। सबसे ज़्यादा यही सब पूछा जाता है। अगर बात करें तेल लगा कागज, तेल लगा कागज, यह भी एक प्रकार का पारभासी पदार्थ है।
तो जिनसे होकर के प्रकाश जो है आसानी से आर पार कर जाए उसको कहिएगा पारदर्शी पदार्थ, जैसे कांच हो गया, शुद्ध जल हो गया, ये सभी। अपारदर्शी पदार्थ वैसा पदार्थ जिनसे होकर के प्रकाश जो है गुजरिए नहीं पाए, यानी आर पार का करने का तो मामले खत्म है, वहाँ पर गुजरिए नहीं पाए, तब उसको क्या कहिएगा? अपारदर्शी पदार्थ कहिएगा। जैसे लकड़ी हो गया, यहाँ पर मार्कर भी कह सकते हैं, कैसा पदार्थ है? तो अपारदर्शी पदार्थ है, इनसे होकर के प्रकाश आसानी से आर पार नहीं गुजर सकता है, इसको क्या कहिएगा? अपारदर्शी पदार्थ कहिएगा। पारभासी पदार्थ में समझ करके रखना, वैसा पदार्थ जिनसे होकर के प्रकाश का कुछ ही कण पार कर पाए। जैसे दूध में अगर आप टॉर्च जलाइएगा तो कुछ कण जो है अंदर तक जाएगा लेकिन पूरा नहीं जाएगा, तो उसको क्या कहिएगा? पारभासी पदार्थ। धूलकण रहित जो धूलकण वाला जो जल होता है उसमें भी आप लाइट जलाइएगा तो क्या मान लीजिए उसमें पैसा गिरा दीजिएगा तो वहाँ पर अंदर का पैसा दिख जाएगा? आपको नहीं दिखेगा। यानी कुछ ही प्रकाश का कुछ ही कण जो है अंदर तक जाएगा, बाद बाकी परावर्तित हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा, तब उसको क्या कहिएगा? पारभासी पदार्थ। तेल लगा हुआ कागज क्या होगा? तो पारभासी पदार्थ होगा। तो चलिए ये सब आपको समझ करके रखना है। तो आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करना चाहेंगे और नेक्स्ट डे जो है आपको हम किरण के बारे में बताएंगे, किरण का जो समूह होता है किरण पुंज के बारे में बताएंगे। और किरण पुंज जो है 3 प्रकार का होता है, अपसारी, अभिसारी और समांतर किरण पुंज। उसके बाद हम प्रतिबिंब को पढ़ाएंगे, आपको प्रतिबिंब कैसे बनाया जाता है, प्रतिबिंब क्या होता है यानी कि इमेज के बारे में बताया जाएगा, वास्तविक प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब, तब जाकर के दर्पण का कॉन्सेप्ट शुरू होगा वहाँ से। और वहाँ पर जो है आपको ये सब तो परिभाषा है, बस रटना है, आपको समझना है, बाद बाकी इसमें कुछ है नहीं। आपको तो जब हम दर्पण पढ़ाना शुरू करेंगे यानी कि मिरर जब शुरू करेंगे तब जाकर के वहाँ पर आपको समझना है वक्रता केंद्र क्या होता है, फोकस दूरी क्या होता है, वहाँ पर आपको समझ करके रखना है कि प्रधान अक्ष क्या होता है, मुख्य अक्ष क्या होता है, ये सब कुछ आपको वहाँ पर समझना होगा। दर्पण सूत्र कैसे मतलब सिद्ध किया जाता है, F=R/2 यानी कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध, तो वहाँ से मज़ा आता है पढ़ने में। ये सब तो परिभाषा है, वैसे समझ लीजिए, रट लीजिए, काम खत्म है इसका। ज़्यादातर ये सब जो है आपको परीक्षा में आपको समझ करके रखना है। अगर पूछ दे तो जय हो गया, नहीं पूछे कोई बात नहीं, आगे भी हम तैयार रहेंगे। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।